नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 से ज्यादा दिन हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अंजाम तक अगर पहुंचना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आज कानून है, अगर किसी छोटे कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, प्यून हो या फिर छोटे से छोटा कर्मचारी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई सीएम है, मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही आदेश जारी किए जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर जिस तरह इंडिया ब्लॉक दिल्ली में एकजुट दिखाई दिया था, बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में वो चीज साफ साफ नजर आ रही है। शुरू होने से पहले ये समझना मुश्किल जरूर हो रहा था कि ये यात्रा कांग्रेस की है, इंडिया ब्लॉक की संयुक्त कोशिश है या बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल का। लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। आरजेडी नेता लालू यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रवाना करने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाया है। और अब बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही है, निश्चित तौर पर ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ाने वाला है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष पूरी ताकत एसआईआर के मुद्दे पर ही लगा दे रहा है? क्या नीतीश कुमार की कल्याणकारी घोषणाओं की विपक्ष को कोई फिक्र नहीं है? ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी का जिला कलेक्ट्रेट पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पीडीए समाज के वोटरों के नाम गैर संवैधानिक तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया गया है। सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा पीडीए की चिन्हित करके वोटरों को लिस्ट से हटाया गया है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। चुनाव आयोग में शामिल अधिकारियों को पद से हटाया जाए। सरकार के खिलाफ जमकर समाजवादियों ने नारेबाजी की, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ सेक्टर 62 इलाके में हुई, जहां पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धीरेन्द्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार धीरेन्द्र के पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उसे तत्काल हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि धीरेन्द्र के खिलाफ पहले से ही लूट और चोरी के 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से नोएडा और आसपास के इलाकों में मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। पुलिस के अनुसार धीरेन्द्र एक सक्रिय आपराधिक गिरोह का हिस्सा रहा है और हाल ही में इलाके में हुई कई मोबाइल झपटमारी की घटनाओं में उसकी संलिप्तता पाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी जारी है। इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी को पुलिस ने एक बड़ी सफलता बताया है, जिससे शहर में बढ़ती झपटमारी की घटनाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद है। मैनपुरी जनपद के थाना करहल में नगला कुरियन में हुई ट्रैक्टर चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के 2 ट्रैक्टर सहित 2 चोर भी पकड़कर जेल भेजे हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 2 अन्य साथियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। 6 जुलाई को नगला कुरियन निवासी भुवनेश कुमार के घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी हो गया था। बुधवार रात एक सूचना पर
भुजिया नहर पुल से तखर्रऊ मार्ग नहर पटरी के पास से 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। थाने लाकर पूछताछ करने पर अपने नाम मंतोष यादव निवासी गांव भजना थाना एका फिरोजाबाद और अब्बास अली निवासी बैठला थाना गढ़ी संभल बताया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 2 ट्रैक्टर बरामद किए। वहीं सीओ ने बताया कि पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी में उनके साथ विश्राम सिंह निवासी दरियापुर थाना करहल और लालू उर्फ अजय उर्फ प्रदीप निवासी पिलखतर थाना फरिया फिरोजाबाद भी शामिल थे। उन्होंने बरना हल क्षेत्र से भी ट्रैक्टर चोरी की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे में बीती रात एक ज्वेलरी की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस बालाजी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई वह किशनपुर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। जानकारी के अनुसार चोरी की यह वारदात रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई, जब दुकान बंद थी और पूरा इलाका शांत था। चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अमरोहा के गजरोला इलाके हसनपुर रोड बी दिल्ली रोड चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत सड़क किनारे खड़े ठेले और फड़वालों समेत तमाम लोगों को सड़क किनारे से हटाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उधर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ईओ ललित कुमार आर्य ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गजरोला ने आर्य कुमार ललित अमरोहा ईओ पर बीते में इलाके गजरोला की बताया कि शिकायत की होने की अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में 3 दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दादरी पुलिस ने क्रेन व हाइड्रा की मदद से कार को काटकर बाहर फंसे लोगों को निकाला। घायलों को जान बचाने के लिए अस्पताल में ब्लड की आवश्यकता पड़ी। दादरी थाने से लेकर कई चौकी के पुलिसकर्मियों ने रात के समय घायलों को ब्लड दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे। कार के परखच्चे उड़े हुए थे। ट्रक पुलिस की गिरफ्त में है। ईस्टर्न पेरीफेरल दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। जनपद में पिछले दिनों कुछ स्थानों पर बर्ड फ्लू की घटनाएं देखने को मिली थी, जिसके बाद इंसानी सेहत पर किसी संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मुर्गा और अंडों की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। प्रशासन की रोक की कार्रवाई का असर अब पोल्ट्री फार्म बिजनेस पर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी के मद्देनजर पोल्ट्री कारोबारियों ने डीएम कार्यालय में अपनी कारोबारी मंदी के समाधान को लेकर अर्जी लगाई है। पोल्ट्री फार्म्स बॉयलर्स वेलफेयर फेडरेशन के बैनर तले पोल्ट्री कारोबारी कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने अपने कारोबार से जुड़ी समस्या के निदान को लेकर एक ज्ञापन डीएम कार्यालय को सौंपा है। ज्ञापन में 4 सूत्रीय मांगों को निस्तारण आग्रह किया गया है और अपने कारोबार से जुड़ी समस्याओं को रखा गया है। इस पूरे मुद्दे पर पोल्ट्री कारोबारी नफीस अहमद ने बर्ड फ्लू के बाद शासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कारोबार को फिर से खोले जाने की मांग जिलाधिकारी से की है। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के पत्थर मंडी में छेड़छाड़ का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। दबंगों ने भाई सहित 3 लोगों को बेरहमी से पीटा। गंभीर घायलों की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। छेड़खानी कर रहे युवकों को 2 दोस्तों के साथ समझाने गया था। घायल 1 महीने पहले छात्रा के साथ छेड़छाड़ पर दबंगों से समझौता हुआ था। समझौते के बाद भी छात्रा को दबंग लगातार परेशान कर रहे थे। दबंग घायलों ने 4 नामजद और अज्ञात युवकों के खिलाफ तहरीर दी। पटाखा गोदाम में विस्फोट, 3 लोगों की मौत। एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एमए जिन्ना रोड पर सदर पार्किंग प्लाजा के पास एक पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 34 घायल हो गए। अलामीन प्लाजा के अंदर स्थित गोदाम पटाखों से भरा हुआ था। जले हुए शवों और घायलों को जिन्ना और सिविल अस्पतालों में ले जाया गया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि वह गाजा सिटी पर कब्जे को अंतिम मंजूरी देंगे, साथ ही हमास के साथ उस वार्ता को फिर से शुरू करेंगे जिसका उद्देश्य इजराइल के शेष सभी बंधकों को वापस लाना और इजराइल की शर्तों पर युद्ध समाप्त करना है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में नेतन्याहू द्वारा अंतिम मंजूरी दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद गाजा शहर में व्यापक अभियान शुरू हो सकता है। हमास ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वह अरब मध्यस्थों के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। अगर इजराइल भी इसे स्वीकार कर लेता है तो हमले को रोका जा सकता है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में चिकित्सा अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को विस्तारित अभियान से पहले दक्षिण की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। सेना की योजना 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की सेवा बढ़ाने की है। इसी बीच स्थानीय अस्पतालों के अनुसार गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से कम 36 फलस्तीनी मारे गए। दक्षिणी इजरायल में सेना की गाजा कमान के दौरे के समय नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा सिटी पर फिर से कब्जा करने की सेना की योजना को मंजूरी देंगे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी बंधकों की रिहाई और इजरायल को स्वीकार्य शर्तों पर युद्ध समाप्त करने के लिए तत्काल बातचीत शुरू करें। उन्होंने कहा कि ये दोनों बातें हमास को हराना और हमारे सभी बंधकों को रिहा करना एक साथ चलती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर हाल ही में अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। पहले उन्होंने युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की मध्यस्थता करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पहले स्वयं आमने सामने बातचीत करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 19 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। इस दौरान ट्रंप ने सुझाव दिया था कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी चाहिए। उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बहुत अच्छा शुरुआती कदम बताया था। वहीं अब ट्रंप ने संकेत दिया है रूस यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए दोनों नेताओं को पहले सीधे बात करनी होगी। ट्रंप का यह नया रुख, जिसमें उन्होंने युद्ध विराम से पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की की सीधी बातचीत पर जोर दिया, उनकी पहले की स्थिति से यू टर्न माना जा रहा है, जहां उन्होंने तत्काल युद्ध विराम और मध्यस्थता पर अधिक जोर दिया था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने WABC रेडियो के होस्ट मार्क लेविन के साथ एक इंटरव्यू में कहा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ पुतिन और ज़ेलेंस्की के बैठक में क्या होता है। वह दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बयान के बाद से विशेषज्ञों ने कयास लगाए कि ट्रंप अब सीधे युद्ध विराम की बात पुतिन और ज़ेलेंस्की पर ही डालती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर डायनासोर के अंडे जैसी अजीब संरचना की खोज करके दुनिया भर में खलबली मचा दी है। इस संरचना ने मंगल पर जीवन के संकेतों को लेकर एक नया कौतूहल पैदा कर दिया है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर खोजी गई डायनासोर के अंडों जैसी दिखने वाली इन अजीब संरचनाओं ने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच उत्साह और संभावनाओं की लहर पैदा कर दी है। हालांकि ये संरचनाएं वास्तव में डायनासोर के अंडे नहीं हैं, लेकिन इनकी असामान्य आकृति ने वैज्ञानिकों को इसके स्रोत और इसके पीछे छिपे मंगल के भूवैज्ञानिक और संभावित जैविक इतिहास को जानने के लिए प्रेरित किया है। हाल ही में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा पहचानी गई ये संरचनाएं आकार में चिकनी और गोलाकार हैं। कुछ संगठनों का आकार कंचे जितना छोटा है, जबकि कुछ फुटबॉल जितने बड़े हैं। पृथ्वी पर इस तरह की आकृतियां आमतौर पर ज्वालामुखीय या तलछटी प्रक्रियाओं से बनती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को मंगल की भूगर्भीय प्रक्रियाओं की तुलना पृथ्वी से करने का मौका मिला है। क्यूरियोसिटी का मिशन 2012 में मंगल पर उतरने के बाद से इस ग्रह की जीवन योग्यता की जांच करना और जलवायु व भूविज्ञान का अध्ययन करना रहा है। इसने पहले भी प्राचीन जलधाराओं और खनिजों की मौजूदगी की खोज की है, जो संकेत देती है कि कभी मंगल पर तरल पानी मौजूद था। इन खोजों ने मंगल के इतिहास को समझने में बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका में उस वक्त यात्रियों की जान आफत में पड़ गई जब बोइंग 737 विमान का एक पंख टूटकर हवा में अचानक लटकने लगा। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। टेक्सास एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग कराए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA
FAA ने अब इस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक बोइंग 737 विमान के पंख का हिस्सा टेक्सास में लैंडिंग से पहले आंशिक रूप से टूट गया। यह घटना डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1893 के साथ हुई। यह विमान ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर ऑस्टिन बर्गस्ट्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। विमान में सवार यात्रियों ने लैंडिंग से पहले देखा कि पंख के पिछले हिस्से में मौजूद फ्लैप का एक भाग ढीला हो गया था, यह अलग हो रहा था। इसके बाद चीख पुकार मच गई। डेल्टा एयरलाइंस ने एक आधिकारिक बयान में कहा, लैंडिंग के बाद यह देखा गया कि बाएं पंख के फ्लैप का एक हिस्सा अपनी जगह पर नहीं था। विमान को सेवा से हटा दिया गया है और उसकी मरम्मत की जा रही है। हम अपने ग्राहकों से इस अनुभव के लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लोगों और यात्रियों की सुरक्षा है। सौभाग्यवश यह घटना किसी बड़े हादसे में नहीं बदली और सभी यात्री सुरक्षित उतर सके। अमेरिका में भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। शुक्रवार को ड्रैक पैसेज क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी के खतरे की आशंका जताई जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय अनुसार 7:46 पर 22 सेकंड पर आया है। इसका केंद्र अक्षांश 60.26 दक्षिण देशांतर 61.85 पश्चिम पर रहा। भूकंप की गहराई 36 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई है। इसका स्थान ड्रैक पैसेज पर है। ड्रैक पैसेज दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने इस भूकंप की तीव्रता 8.0 बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 7.4 कर दिया गया। सूडान के अकालग्रस्त उत्तरी दारफुर क्षेत्र में आवश्यक खाद्यान्न ले जा रहे संयुक्त राष्ट्र के ट्रकों पर ड्रोन हमला किया गया। इस हमले में 16 ट्रकों में भीषण आग लग गई। संयुक्त राष्ट्र के सभी वाहन नष्ट हो गए। संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी प्रवक्ता डेनियला ग्रॉस ने कहा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के काफिले के साथ यात्रा कर रहे सभी चालक और कर्मचारी सुरक्षित हैं। ग्रॉस ने कहा कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि बुधवार के हमले में कौन जिम्मेदार था। पिछले 3 महीनों में संयुक्त राष्ट्र के काफिले को उत्तरी दारफुर पहुंचने से रोकने के लिए किया गया यह दूसरा हमला था। जून की शुरुआत में उत्तरी दारफुर की घेराबंदी की गई। राजधानी अल फशर जाने की मंजूरी का इंतजार कर रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम और यूनिसेफ के एक काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें 5 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।